Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. This is the second chapter in the continuation class 10th NCERT, Political Science. We are discussing federalism today. As usual, what we do is in the starting, we try to define the heading because heading says a lot. Federalism, Abhishek sir, federalism means what we can say. A federal structure, that means Abhishek sir, division of power between center and state. We can term it as federal structure or federalism. I will repeat again. If there is division of power between center and state, then you can say that the structure is a federal structure. In your book, they have written if power is divided between center and subunits, that is also federalism. In simple word, you can say अगर ताकत का बंटवारा हुआ है अभिषेक सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, that structure is federal structure. अगर यहाँ तक समझ में आता है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चों अपनी सीरीज को, अपने लेक्चर को. That is what is federalism. What is federalism? तो अभी जब बच्चों मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया बच्चों कि अभिषेक सर अगर सेंटर और स्टेट क्या कर रहे हैं, पावर को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपने कहा इसी को कहा फेडरल स्ट्रक्चर. तो व्हाट इज फेडरलिज्म? यू सेड फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. कितना आसान हो गया बच्चों. तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो ये एग्जैक्टली लिख सकते हो. अगर थोड़ा सा लग रहा है कि सर ये क्या वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन से फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड between central government and the state government. That will be also meaningful and you will get the same marks. A federation has two level of government. Both these level of government enjoy their power independently of each other. Obviously, चाहे वो central government हो, suppose this triangle is of federal structure. This triangle is of federal structure where Abhishek sir is trying to say, suppose this part is of the central government and this part represents the state government and this part local government. Central government will have a jurisdiction. The jurisdiction you can term it as area of work. Same goes with the state government also. इनका भी कोई jurisdiction होगा. Local government का भी अपना jurisdiction होगा. They are saying, अभी तक इनकी बात कर रहे हैं कि जो इनका area of work होगा इसमें state government intervene नहीं करेगी. वैसे ही state government के work area में central government intervene नहीं करेगी. अभिषेक सर थोड़ा सा और बेहतर समझाइए. थोड़ा सा और बेहतर समझाने के लिए बच्चों ध्यान देना. अगर मैं ये कहूँ अभिषेक सर, मतलब बच्चों ये कहूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करेगी वो आपने यूनियन लिस्ट में मेंशन कर दिया है, यूनियन लिस्ट में आपने बता दिया है बच्चों. और जो अभिषेक सर स्टेट गवर्नमेंट की बात है आपने स्टेट लिस्ट में बता दिया है. अच्छा अभिषेक सर सुना हुआ लग रहा है. हाँ बच्चों, जब मैंने आपको ये पार्ट पढ़ाया था जिसमें आपको सिखाया था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आपको समझाया था बच्चों, तब मैंने आपको यहाँ समझाया था कि ये 12 स्केड्यूल्स हैं. ये क्या है बच्चों? ये 12 स्केड्यूल्स हैं बच्चों. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्केड्यूल्स अभिषेक सर. एंड जहां पर बच्चों, जहां पर मैंने जो ये पार्ट रखा है, this part अभिषेक सर 7th part, F stand for that is federal structure. अभिषेक सर फेडरल स्ट्रक्चर ये समझाने का ट्राई कर रहे हैं. अभिषेक सर फेडरल स्ट्रक्चर में आपने ये बताया ये जो सिस्टम आपने बनाया है इसी को आप फेडरल स्ट्रक्चर कह रहे हैं क्या?
हाँ बच्चों, ये चीज समझाया था। और मैं बच्चों यहाँ पे अगर आप वापस आपको लेके आऊँ, तो अभिषेक सर फेडरल स्ट्रक्चर में आपने समझाया कि दोनों लोग अपना काम अपना अलग अलग करेंगे, इंटरवीन नहीं होगा, दोनों का अपना जुडिक्शन एरिया होगा। एक काम करेगा पूरी कंट्री के लिए, एक काम करेगा पूरी कंट्री के लिए। वन इज दैट द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, यू कैन से ऑब्वियसली। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो नेशन के इंटरेस्ट में काम करेगी। तो मैंने यहाँ डिफाइन भी कर दिया बच्चों कि यूनियन लिस्ट में किसकी बात करते हैं हम लोग, हम उन बातों की डिस्कशन करते हैं जो कि नेशन के इंटरेस्ट में काम करता है। और गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ व्हाट बच्चों, प्रोविंस और स्टेट, विच लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। तो बच्चों जो सरकारें स्टेट के लिए काम करती हैं डे टू डे वर्क के लिए, वो हो गया जो स्टेट गवर्नमेंट की जुडिक्शन हो गई। ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के इंटरेस्ट में काम करेगा और बच्चों उसको एडमिनिस्टर करेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आया है तो अभिषेक सर नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलिए। नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलिए बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड इज, दैट वाज द डेफिनेशन बच्चों। अब वापस से बच्चों प्लीज ध्यान देना। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज फेडरलिज्म, यू विल से इन फेडरलिज्म इज अ सिस्टम, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम वेयर power is divided between central government and state government, where central government will have his own jurisdiction, state government will have own jurisdiction। बस इतना अगर काफी है। और अब इसके की फीचर्स क्या हैं? वैसे तो बच्चों अगर आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो ये जो लिखा हुआ है दैट इज मोर देन इनफ, दैट मोर देन इनफ कि एक लिखित संविधान होना चाहिए, डुअल गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब कि ऑब्वियसली पावर डिवीजन की बात की है, कम से कम दो तो होनी चाहिए, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। और एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पे है। और अभिषेक सर डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, है ना। एट द सेम टाइम सिक्स अभिषेक सर बाई कैबिनेट स्ट्रक्चर होना चाहिए। बाई कैबिनेट स्ट्रक्चर मतलब क्या होना चाहिए अभिषेक सर कि राज्यसभा तो है ही, राज्यसभा तो है ही इन द फॉर्म ऑफ परमानेंट हाउस, राज्यसभा तो है ही, और अभिषेक सर वैसे ही होना चाहिए लोकसभा होना चाहिए अभिषेक सर, लोकसभा होना चाहिए अभिषेक सर, बाई कैबिनेट स्ट्रक्चर होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर ये बातें समझ में आ रही है तो उसके बाद अब हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट में क्या लिखा है वो भी समझाना चाहूंगा। तो सेम बातें लिखी गई है लेकिन कहीं कहीं लिखी गई हैं, तो मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा। आपने कहा कि कम से कम दो या दो से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होनी ही चाहिए। क्या अभिषेक सर हमें दिखाई दे रहा है? हाँ अभिषेक सर, डुअल गवर्नमेंट की बात आपने की थी, ये तो यहाँ लिखा हुआ है। तो नंबर वन हो गया बच्चों हमारा कि डुअल गवर्नमेंट होनी चाहिए, दो या दो से अधिक सरकारें होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर पावर को बांटना है बच्चों, अगर पावर को बांट रहे हो तो पावर को दो में तो बांटोगे ही या तीन में बांटोगे, तो कम से कम दो तो होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो होनी चाहिए। एंड दे आर सेइंग डिफरेंट व्हाट बच्चों टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अच्छा बताओ बच्चों, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट नागरिकों के लिए काम नहीं कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट नागरिकों के लिए काम नहीं कर रही है? तो दोनों लोग काम तो नागरिकों के लिए ही कर रहे हैं। तो लिखा है बच्चों डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न फॉर द सेम सिटीजन बट ईच टियर हैज ओन जुरिडिक्शन। मैंने अभी समझाया बच्चों, जुरिडिक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ वर्क, मतलब कार्य क्षेत्र उनका क्या होना चाहिए, अपना अपना होगा बच्चों। इट स्पेसिफाई कहाँ बच्चों? हवे में नहीं, चाहे बच्चों लेजिस्लेशन की बात हो जाए, टैक्सेशन की बात हो जाए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो जाए, ये बच्चों क्लियरली मेंशन है कि इन इन क्षेत्र में अलग अलग मिलकर वो काम करेंगे। दो हो गया बच्चों, पहला ये था, दूसरा ये हो गया। थर्ड वन अभिषेक सर, द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। ये बात मैंने क्या, जब मैंने कहा कि लिखित संविधान है बच्चों, कहां चला गया? ये रहा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या मैंने ये नहीं कहा कि संविधान में लिखा हुआ है, हवे में ये बातें नहीं है? द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सच अ चेंज रिक्वायर्ड व्हाट बच्चों कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ अभिषेक सर, ये बात तो सही है, समझाइए अभिषेक सर, कैसे समझाना है आपको ये? बच्चों आपको कोई भी परिवर्तन लेके आना है, कोई भी परिवर्तन लेके आना है अगर, तो बच्चों ध्यान देना कि मान लो ये क्या हो गया,
लोकसभा, राज्यसभा, the president in special scenario, state assemblies also. Okay, let me draw this for you बच्चों. what I'm discussing in myself. ध्यान देना, मैंने कहा अगर कोई मैं बिल ड्राफ्ट करता हूं बच्चों, मान लो ये बिल है, ये बिल ऐसा बिल है जो सेंटर और स्टेट की रिलेशन को अफेक्ट करेगा. एग्जाम्पल मैंने बच्चों प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ाने की बात कर ली है, या फिर स्टेट लिस्ट से कोई सब्जेक्ट मैटर सेंटर यूनियन लिस्ट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, या यूनियन लिस्ट से स्टेट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इससे मेरी ताकत प्रभावित होगी, सेंटर स्टेट रिलेशन प्रभावित होगा. हाँ विशेष होगा. तो इस बिल को जब आप लाएंगे, कहाँ लाएंगे, लोकसभा में जब लेके आएंगे बच्चों, लोकसभा में जब लेके आएंगे तो इसे 2/3 मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? और अगर ये पास करता है तो ये जाएगा कहाँ बच्चों, राज्यसभा में जाएगा, और यहां से भी 2/3 से पास होगा. अब ये तुरंत प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, उससे पहले ये कहाँ जाएगा बच्चों, उससे पहले ये जाएगा स्टेट के पास जाएगा, स्टेट लेजिस्लेशन में जाएगा. दैट मीन्स लेजिस्लेटिव, यू हर्ड अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यू हर्ड अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली. और यहाँ पे 1-2 स्टेट से नहीं, कम से कम half of the state rectification, you will require. क्या स्टेट का इन्वॉल्वमेंट दो जगह नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा स्टेट को प्रेजेंट करती है तो वहां पे स्टेट ने इन्वॉल्व किया. लेकिन बच्चों आजकल आप जानते होंगे कि राज्यसभा जिसकी पार्टी रहेगी उसके लिए काम करेगी, लेकिन स्टेट के इंटरेस्ट को ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. आधे स्टेट, मतलब बच्चों अभी कितने स्टेट्स हैं, अभी 28 स्टेट हैं, 28 में से 14 स्टेट ने यस अगर कहा उस बिल को, तभी वो जाएगा, अब जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना साइन करेंगे. उस साइन कैसे के बाद, यहां तक तो ये बिल कहला रहा था बच्चों, यहां तक तो ये बिल कहला रहा था, अब ये पास होके क्या कहलाएगा अभिषेक सर, एक्ट कहलाएगा, या फिर कोई कानून पास हुआ तो लॉ कहलाएगा. ये प्रक्रिया है. तो वापस से अगर मैं आपको रीड कराऊं बच्चों, अगर वापस से मैं आपको रीड कराऊं, अभिषेक सर व्हाट यू आर सेइंग द एग्जिस्टेंस and authority of each tiers of government is in the constitution that we understood. And what they are saying बच्चों कि such changes require consent of both the levels. तो ध्यान देना, दोनों की रिक्वायरमेंट होगी तभी आगे चल पाएगा. ये हम समझा रहे थे आपको बच्चों, इसके थ्रू समझा रहे थे. और अगर ये समझ में आया हो तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है बच्चों. अच्छा कितने पॉइंटर्स हो गए बच्चों, कुछ पॉइंटर्स ओवरलैपिंग भी है, 1 2 3 आई कैन से, और ये 4th पॉइंट यहाँ पर था. And then Abhishek sir, this is 5th, and this is 6th, and this is 7th. I can guess pointers से ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन लास्ट लाइन क्या थी, require both the governments court have the power to interpret the constitution and power to what बच्चों, different level of the government, source of what बच्चों, revenue for each level of government are clearly specified, ensuring इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. बच्चों यहाँ तक मैं रुकता हूँ बच्चों, यहाँ तक इसको ही रखते हैं बच्चों, 5th पॉइंटर रखते हैं. क्यों अभिषेक सर? अभिषेक ये देखिए आपका जो पुराना स्लाइड है उसमें क्या आपने लिखा हुआ है, आपने लिखा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी. क्या ये यही बात है क्या? हाँ बच्चों ये यही बात मैं कर रहा था, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है बच्चों कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी. तो ये बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मतलब एक फेडरल सिस्टम. अगर आप बच्चों देखो, अगर आप फेडरल सिस्टम चला रहे हैं तो वहां पर कम से कम 2 या 2 से अधिक टीयर्स तो होंगे, तभी ताकत का बंटवारा होगा. दोनों टीयर्स, सेकंड पॉइंट बच्चों, उनके ज्यूरिडिक्शन डिफाइन होंगे. मैंने अभी दिखाया बच्चों दोनों का. दोनों लोग भले ही सेम सिटीजन के लिए काम करते हैं, लेकिन दोनों की ज्यूरिडिक्शन, वर्क एरिया, कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं. दैट इज सिंपल मीनिंग. एट द सेम टाइम व्हाट वाज द थर्ड वन अभिषेक सर? What was the third one? What we are saying कि जो सरकार, जो चीजें लिखी गई हैं ये लिखित संविधान में लिखी गई हैं. तो अगर एक एक वर्ड लेना है बच्चों, एक एक वर्ड अगर आपको अपने में समझने में लिखना है तो यहाँ लिख लीजिए बच्चों 2 या मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ लिख लीजिए बच्चों सबका जुरिडिक्शन अलग अलग होगा. 2 हो गया बच्चों, और ये कहाँ पे होगा, संविधान में लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी. तीसरा हो गया बच्चों लिखित संविधान. तो बच्चों मैं लिखता हूँ 1 2 और दिस इज विल बी 3, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है. और बच्चों ध्यान देना, कोई भी चेंज अकेले नहीं ला सकते, यूनिलैटरली नहीं ला सकते हैं. दिस इज 4th पॉइंट.
हियर अकेले कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ पॉइंट हो गया, जुरिडिक्शन की बात हो गई, मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना, ये हो गया हमारा फोर्थ था ना वो पीछे वाला, हाँ फोर्थ है बच्चों। ये फिफ्थ है बच्चों कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, और उसके बाद लिखा है कि जो फाइनेंशियल बातें अगर मैं करूं बच्चों, फाइनेंशियल पावर की बात करूं, तो वो अलग अलग होगा तभी काम, बच्चों पैसे के बिना काम नहीं होता, किसी एक को ताकत पैसा दे दोगे तो दूसरा वाला तो बच्चों आशा ही देखता रह जाएगा। फिर लिखा हुआ है अभिषेक सर, फिर लिखा हुआ है द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। देखो बच्चों, तो ये फेडरल सिस्टम का दो ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, तो ये शॉर्ट आंसर में यहाँ पूछ सकते हैं, अलग से पूछ सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना कि क्या ऑब्जेक्टिव है, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, हाँ। और सेकंड लिखा है बच्चों एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ये कैसे कर सकते हैं बच्चों, देखो क्योंकि अभिषेक सर एक ही कंट्री में, यहाँ लिखा तो है वैसे तो, हाँ चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो समझाऊंगा आपको कि फेडरल का उल्टा क्या होता है। अगर एक ही कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है अभिषेक सर, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल इंटरेस्ट में काम करती है, अभी तो मैंने सिखाया आपको। अच्छा, नेशनल इंटरेस्ट मतलब पूरे इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो मतलब सभी लोग यूनाइटेड की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ये देख रही है। एट द सेम टाइम स्टेट्स गवर्नमेंट, मतलब अभिषेक से 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट का किसी स्टेट का अपना लैंग्वेज होता है, किसी स्टेट का अपना कल्चर होता है, किसी स्टेट का बच्चों कोई प्रैक्टिसेस मान लो बहुत पॉपुलर है, मतलब कि विभिन्नताएं भी आप कैटर करते हो फेडरलिज्म के अंदर, ये समझाना चाह रहे हैं क्या अभिषेक सर? हाँ बच्चों, बस इतना ही समझाना था। अगर मैं जल्दी से इसे समझाऊं कि अगर एग्जामिनेशन में आता है फीचर्स ऑफ दिस फेडरल गवर्नमेंट, तो व्हाट यू विल से कि दो या दो से अधिक टियर गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसमें उन सभी का अलग अलग जुरिडिक्शन होना चाहिए, एंड देन यू विल से दे वर्क फॉर द सेम सेम सिटीजन्स, है ना, ध्यान देना बच्चों। उसके बाद अभिषेक सर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जो कि अगर कोई दिक्कत हो तो इंटरप्रेट करे। हमारा बच्चों किसी प्रकार का परिवर्तन आप अकेले नहीं ला सकते हैं अभिषेक सर, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दोनों की होनी चाहिए, समझ रहा है। और बाद में ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया कि यूनिटी भी को देखो जो कितनी अलग बात है कि यूनिटी की बात भी कर रहे हैं और डाइवर्सिटी की, जबकि ये दो अलग पहलू होते हैं। तो आपने सुना होगा भारत के लिए विभिन्नता में एकता वाला देश, अभिषेक सर ये आप एंश्योर कर रहे हैं, यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं, फीचर्स वाला टॉपिक भी खत्म हो गया बच्चों। कितना आसान है बच्चों, अगर आपने एक बार भी ध्यान से सुन लिया तो आपको वापस बुक खोलनी नहीं है, ये बच्चों मेरी गारंटी है आपको। तो अभिषेक सर अब क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट रूट्स विच, अच्छा बच्चों एक चीज में रह गया था जो मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, ये कि अभिषेक सर आपने फेडरलिज्म तो बता दिया, कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ये तो आपने समझा दिया। अब यहाँ यूनिटरी भी एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होती है, सारी ताकत सेंटर के पास होती है, सारी ताकत किसके पास होगी बच्चों, सारी ताकत सेंटर के पास होगी, इसलिए यूनिटरी स्ट्रक्चर बता रहा हूं, समझना, यूनिटरी स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अगर यहाँ पर सब डिविजन है भी, मान लो सब डिवीजन या सब पार्ट है भी अभिषेक सर, तो भी ये सबऑर्डिनेट होंगे सेंटर के, उसके साथ मिलके काम नहीं करेंगे, उसके नीचे काम करेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन अगर आपको आंसर लिखना हो, क्या लिखोगे, अ यूनिटरी state or unitary form of government is that type of government where power is centralized in one hand or with one group. Even if there is sub part or sub regions or subdivision of power, they will be subordinate of the center. They are not working together. That is unitary form of government. ये बच्चों समझ रह रहा था, मैंने समझा दिया आपको। और अभिषेक सर क्या रहेगा ये, डिफरेंट रूट थ्रू विच फेडरलिज्म कैन बी फॉर्म, ये तो आसान है अभिषेक सर, ये तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, सपोज बच्चों में ध्यान देना बोर्ड पे, आप लोग सभी लोगों को ध्यान चाहूंगा बच्चों बोर्ड पे। अभिषेक सर अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि अलग अलग फोर पीसेस थे, अलग अलग फोर पीसेस थे, या 6 मान लो या 9 मान लो बच्चों, और ये सभी छोटे छोटे पीसेस की अपनी अपनी आइडेंटिटी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अलग अलग आइडेंटिटी थी। लेकिन अभिषेक सर आपने क्या किया, आपने आपने इन सभी को आपने इन सभी को बच्चों एक में ले आए, अभिषेक सर एक में ले आए, एक के अंदर ले आए, दैट मीन्स ये सभी लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ जुड़ गए बच्चों, मतलब ये हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन, है ना बच्चों, ये क्या हो गया, कमिंग टुगेदर
फेडरेशन अभिषेक सर, कमिंग टुगेदर फेडरेशन अभिषेक सर। ठीक, इतना आसान है। मतलब कि एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, अब यूएसए का लेते हैं। यूएसए क्या है? यूएसए ऐसे ही छोटे छोटे 50 स्टेट्स का, 50 स्टेट्स का समूह है, और यूएसए एग्जाम्पल किसका? कमिंग टुगेदर फेडरेशन का है। इससे क्या होता है बच्चों? अब मान लो बच्चों एक बच्चा कहीं घूम रहा था, एक बच्चा कहीं पर घूम रहा था, आपने परेशान कर लिया उसे, क्यों? क्योंकि अकेला था। बच्चों अब ध्यान दो कि ये अकेला नहीं है बच्चों, ये इसके बाद 10 लोग हैं इसके साथ में। मतलब कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ये होता है बच्चों, और आप साथ में आते हैं तो आपकी सेफ्टी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इकोनॉमी बूम करती है, स्ट्रांग हो जाता है बच्चों, ये ध्यान देना। और अभिषेक सर इसका इसका मतलब है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, वी डिस्कस व्हाट, वी डिस्कस कमिंग टुगेदर, व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर। अभिषेक सर सपोज कोई बड़ा यूनिट है, पहले से ही बड़ा यूनिट है अभिषेक सर, हाँ पहले से ही बड़ा यूनिट कोई है, तो आपने क्या किया बच्चों? आपने इसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसे बच्चों बांट लिया। मान लो क्यों बांटा अभिषेक सर? एक यूनिट है अभिषेक सर, क्योंकि आपने क्या किया, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अपनी आइडियोलॉजी है, अपना कल्चर है, तो उसको आपने क्या किया, उसको होल्ड करने के लिए आपने जानबूझ के पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाई। एग्जाम्पल लेते हैं अभिषेक सर, लैंग्वेज। क्या आपने सर अभिषेक सर गुजरात सुना है? गुजरात को अलग किया गया क्योंकि गुजराती स्पीकिंग पीपल वर देयर। मराठी अलग किया गया, मराठी पीपल वर देयर। तो अगर आप डाइवर्सिटी को होल्ड करने के लिए, टू होल्ड व्हाट, टू होल्ड, टू होल्ड व्हाट, टू होल्ड, टू होल्ड डाइवर्सिटी अभिषेक सर, to hold diversity of your country, what you did, you form holding together for federation, you form holding together, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो अभिषेक से ये समझ में आ रहा है, अगर आप वर्ड्स में जाए बच्चों, अगर आप वर्ड्स में जाए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। लेकिन बच्चों क्या होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, क्या होता है नॉर्मली बच्चों कि कुछ कुछ स्टेट्स को हमें स्पेशल फील कराना पड़ता है। अभिषेक सर बहुत लंबे समय तक 2019 तक आपके यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर था, उसे स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। अभी भी ये आर्टिकल 370 के द्वारा था बच्चों, और अभी भी 371A के द्वारा बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी मिला हुआ है अभिषेक सर। यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। मतलब कुछ लोग स्पेशल भी रहते हैं, कई बार पावर सेंटर का ज्यादा भी हो जाती है, समझना है बच्चों। अब बुक में क्या लिखा हुआ है? टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर व्हाट, द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। There are two kind of routes through which a federation can be formed. The first is Abhishek sir. The first route involved interdependent state coming together. Number one, what they are saying, coming together on their own to form bigger unit. To form bigger unit. They were small, bachcho. They were small units. To form, they come together to form bigger unit. अभिषेक सर छोटे छोटे यूनिट साथ में आते हैं। दिस काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज फॉर्म्ड इन यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। These example become important in MCQ. They can ask you, they will write India, USA, Switzerland and Australia, और वो कह सकते हैं odd one out, या फिर उनमें से कौन सा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है या कौन सा कमिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं है। तो बच्चों उस केसेस में आपको आना चाहिए। Second one is, the second route is the large country decide to divide its power between the constituents, the constituencies, state and national government. This kind of holding together federation is followed in India, Spain and Belgium. अभी समझाया बच्चों कि आप एक बिगर यूनिट ने पावर को बांटा बच्चों, डिफरेंट पार्ट्स में बांटा। क्यों बांटा मैंने आपको समझाया, क्योंकि वो चाहते हैं ये जो बाउंड्रीज है आपकी कंट्री की यूनिटी को बताएं, इसीलिए आपने बांटा। बस अभिषेक है, इतना ही आसान है होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब आते हैं अभिषेक सर, व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री। अगर देखो जिन बच्चों ने ध्यान दिया पीछे वाली क्लासेस में, अभिषेक सर क्या आपके यहाँ 2 या 2 से अधिक टीयर्स में सरकारें बटी हुई हैं? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हाँ अभिषेक आप हैं।
चलिए नेक्स्ट, जुरिडिक्शन, क्या दोनों का जुरिडिक्शन अलग है सर? हाँ है, यूनियन लिस्ट स्टेट, सेवेंथ शेड्यूल अभी समझाया मैंने, अनुसूची नंबर 7 में मेंशन किया गया है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट यूजिंग 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ अभिषेक सर आप यहाँ पर हैं। क्या आपके यहाँ अकेले फैसला ले सकते हैं कोई ऐसा? नहीं, दोनों की जरूरत पड़ती है, हम हैं। क्या आपके यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी? हाँ है अभिषेक सर। मतलब सब कुछ, सारे फीचर तो आपके यहाँ हैं। तो बच्चों हाँ, इंडिया में फेडरल फीचर्स हैं, लेकिन तब भी इंडिया को फेडरल कंट्री नहीं कहते हैं अभिषेक सर। बताओ बच्चों क्या कहते हैं फिर? तो समझना बच्चों, इंडिया को फेडरल नहीं, क्या कहते हैं? क्वाज़ी फेडरल। क्वाज़ी फेडरल, क्वाज़ी मतलब क्या होता है अभिषेक सर? सेमी, इसका मतलब सेमी, सेमी फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो, अगर नोटिस किया हो तो अभिषेक सर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आपने ताकत बांटा जरूर है, यस अभिषेक सर, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में या एक्सेप्शनल केसेस में सेंटर के पास बहुत ज्यादा ताकत है। आप इमरजेंसी को ले लीजिए अभिषेक सर, आप फाइनेंशियल पावर ले लीजिए अभिषेक सर, समझ रहा है? तो ये चीज है, तो इसीलिए हम अपने कंट्री के लिए क्वाज़ी फेडरल वर्ड यूज करते हैं। यूरोपियन स्कॉलर थे, पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने जिन्होंने ये वर्ड टर्म किया था। ऑल द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम applied to the provision of Indian Constitution. The Indian Constitution is threefold distribution of legislative power between union government, the state government. Yes, Abhishek, through 3 lists, what you use, you divided the power. अगेन बच्चों, अगर मैं आपके लिए ये 7th शेड्यूल लिखूं, 7th शेड्यूल क्या कहता है अभिषेक सर? कहता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट यूजिंग 3 लिस्ट. What 3 lists, Abhishek sir? The first one is union list. The first one is union list. Second one is state list. Third one is concurrent list. In this you have 67 subject matter. Union list मतलब कि जो नेशन के इंटरेस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो यूनियन लिस्ट में लिखेंगे. स्टेट लिस्ट जिसमें बच्चों 57 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, बच्चों यहाँ पे 97 होगा, तो इसे कर लेते हैं, 97 है ये बच्चों, है ना, जो कि स्टेट के इंटरेस्ट में होगा, जो दोनों के इंटरेस्ट में होगा, दैट इज 67 अराउंड. तो यू विल से कॉन्करेंट लिस्ट उसे ध्यान देगा जो दोनों सेंटर और स्टेट के हित में काम करेगा. यहाँ पर कानून कौन बनाएगा? यहाँ पर कानून सेंटर गवर्नमेंट बनाएगी, यहाँ पर कानून कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी. यहाँ पर दोनों में से कोई बना सकता है, स्टेट बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है, दोनों मिलकर बना सकते हैं. अगर मान लीजिए अभिषेक से कोई सब्जेक्ट मैटर, कोई सब्जेक्ट मिस हो गया, कोई सब्जेक्ट मिस हो गया जो कहीं भी मेंशन नहीं है ना, समझ में आया, जो कोई कहीं भी मेंशन नहीं है, तो उन सब्जेक्ट मैटर पे यूनियन लिस्ट को अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है, जिसपे वो बात कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं. वापस यही बात लिखी गई है वर्ड्स में, समझते हैं. द यूनियन लिस्ट इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ व्हाट बच्चों? नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री. डिफेंस किसके बाद होना चाहिए बच्चों? कल को 2 स्टेट में लड़ाई हो जाए, पता चले बच्चों न्यूक्लियर वेपन वो छोड़ दें, नहीं. इसीलिए जो भी डिफेंस का मैटर रहेगा या फॉरेन किस कंट्री से क्या समझौता करना है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, मैंने आपके लिए वहां 97 सब्जेक्ट मैटर लिखा है, लेकिन अब अगर आप क्लास 10th में या एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, समझ रहा है, तो आपके लिए यही 5 सब्जेक्ट लिस्ट है, क्योंकि इसके 5 में के अलावा छठा नहीं पूछा जाएगा. तो आपको याद करना है कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी, ये सभी सब्जेक्ट मैटर पे केवल केंद्र सरकार ही फैसले ले सकती है. तो द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट. जो भी यूनियन लिस्ट में मेंशन किया गया है उस पे केंद्र सरकार अकेले कानून बना सकती है. ये तो समझाया मैंने आपको, ये समझाया ना कि
जो यूनियन लिस्ट है वो नेशनल के नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट लिस्ट में काम करती है, उस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा जो थोड़ा उधर चला गया है, ये थोड़ा उधर चला गया, कैमरे में नहीं आ रहा है ये। Abhishek sir, now the state list, it contains subject of the state, the local importance police, such as police, ट्रेड कॉमर्स, एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये वो सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो कि स्टेट की या लोकल इंपॉर्टेंस में डे टू डे एक्टिविटीज के लिए काम आते हैं। अभिषेक दीज स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ, यस स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दी सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि स्टेट की इंपॉर्टेंस के कॉन्करेंट में क्या, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन किसके लिए, सेंटर के लिए भी, स्टेट के लिए भी, to both union as well as state government. The list include what? एजुकेशन की बात। अब देखो ध्यान देना बच्चों, ये एजुकेशन पहले यहां था क्या अभिषेक? नहीं, कहा था, पहले स्टेट लिस्ट में था, स्टेट लिस्ट से आपने ट्रांसफर किया कंकरेंट लिस्ट में। तो ऐसे केस में तो आपको अभिषेक सर ये स्ट्रक्चर चाहिए होगा ना, ये स्ट्रक्चर चाहिए होगा, ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ चला गया ये, हाँ। तब ऐसा हुआ होगा कि बिल प्रेजेंट किया गया होगा, ये बिल गया लोकसभा, राज्यसभा, 2/3 मेजोरिटी, जिसे आप कहते हो स्पेशल मेजोरिटी, जिसे आप कहते हो स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ। कहां मेंशन है बच्चों? आर्टिकल 368 में मेंशन है अभिषेक सर, 368 में मेंशन है। तो ध्यान देना बच्चों, ये जब हुआ होगा, जब एजुकेशन को पास किया गया होगा तो उस तरीके से पास किया गया होगा। और ध्यान देना, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज और अडॉप्शन, या फिर बच्चों सक्सेशन, बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। दोनों में से कोई भी कानून आ सकता है। इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल बी कंसिडर। ये क्या अभिषेक सर, ऑर्डर ऑफ, ये प्रेफरेंस कुछ है क्या? हाँ, अगर कोई कानून, कोई सेम लॉ बनाया गया किसी सब्जेक्ट मैटर पे, सेंटर ने भी बनाया बच्चों और स्टेट ने भी बनाया, और ये कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का अगर है, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बच्चों, ये तो मैंने पूरा पर्पल से लिख दिया बच्चों, रेड से लिखता हूँ, तो किसकी बात मानी जाएगी बच्चों? मैं बाहर ही निकल गया तो कोई बात नहीं, तो सेंटर गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी, इसकी बात प्रिवेल करेगी, है ना, ध्यान देना। और अगर चलो ठीक है, इतना समझ जाओ, काफी है, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा बच्चों। ये तीनों समझ आया बच्चों? क्या रिपीट कर दूं आपके लिए? अभिषेक सर आपने कहा कि व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, बिकॉज यहाँ भी पावर डिवीजन है, यूजिंग यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब वो सब्जेक्ट मैटर जो नेशन की इंटरेस्ट के हो, इंपॉर्टेंस के हो, वो वहां लिखे जाएंगे। जो स्टेट के इंपॉर्टेंस के हो वो स्टेट लिस्ट में लिखे जाएंगे। जो दोनों कॉमन इंटरेस्ट कैरी करते हैं वो कॉन्करेंट में लिखे जाएंगे। यूनियन लिस्ट में कौन फैसला ले सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, वो कानून अकेले बनाएगी। स्टेट लिस्ट में स्टेट अकेले बनाएगी, यहाँ पर दोनों मिलकर बनाएंगे। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी सेम सब्जेक्ट को लेके, तो यूनियन गवर्नमेंट की बात को माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट की बात को नहीं माना जाएगा। समझना बच्चों, अगर ये बात समझ में आई है तो हाउ ऑफ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, कैसे आप प्रैक्टिस करते हो इसे बच्चों भारत में? तो द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडियाज एट्रीब्यूटेड टू इज द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अगर आप देखते हो बच्चों, तो जो जिस तरीके से आपकी कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल। एंड हैव यू लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया? हाँ, आप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस से ले लीजिए कि वहां पे ताकत का बंटवारा है, सेंटर में भी सरकार चुनी जा रही है लोगों के द्वारा, और यहाँ भी चुनी जा रही है। और एट द सेम टाइम, क्या कभी आपने लिंग्विस्टिक स्टेज पे ध्यान दिया है? ये क्या दर्शाता है कि स्टेट के पास भी ताकत है। तो ध्यान देना, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट अ मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। अगर आप पास्ट में ले जाऊं बच्चों, अगर आपको पास्ट में ले जाऊं, तो हमें पता है कि 1947 में 1947 में एक एक्ट आया था जिसे आप कहते हो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947, और ऑल्सो नोन एज माउंटबेटन प्लान। इसमें आपने क्या किया? इंडिया में स्टेट्स का निर्माण किया, 4 ग्रुप्स में, ए बी सी डी, 1947 में बच्चों। बाद में आपको मैंने बताया था फैजल अली कमीशन हो जाए, धार कमीशन हो जाए, जेवीपी कमेटी हो जाए, या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हो जाए। लास्ट वाला ये बच्चों 1947 था बच्चों, ये 1956 के बाद से आपने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का निर्माण किया है।
ये कहीं ना कहीं स्टेट की ताकत को दर्शाता है बच्चों। ध्यान दें बच्चों, वापस आते हैं। अभिषेक सर ये डिमांड प्रेवलेंट थी, तो लिखा है 1947 से लेकर 2017 तक। अब तो बच्चों से और आगे कर लो। मैनी ओल्ड स्टेट वैनिश्ड, पुराने गायब हो गए, नए आ गए। वेयर वर क्रिएटेड एरिया बाउंड्रीज नेम ऑफ द स्टेट हैव बीन चेंज। हाँ बच्चों, एग्जांपल दूं आपको, यूपी का नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस, अब बच्चों उत्तर प्रदेश बोलते हो। अ, कलकत्ता कोलकाता हो गया है, नाम भी चेंज हुआ। एरिया अभिषेक सर, पहले बॉम्बे हुआ करता था इतना बड़ा सा, बॉम्बे को काट के आपने गुजरात और महाराष्ट्र बना लिया, एरिया भी छोटा किया अभिषेक सर। आपके सामने, आपके आंखों के सामने बच्चों, अगर मैं बताऊं तो, अगर आपको याद हो तो अभिषेक सर, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है, आपने यहाँ जम्मू कश्मीर कर दिया, पूरे हिस्से को लद्दाख कर दिया है। हाँ, होता तो है अभिषेक सर ऐसा। तो सम स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑफ व्हाट, जो पीपल हु स्पीक सेम लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक आधार पर, दीज स्टेट्स आर नोन एज लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। ये लिंग्विस्टिक लैंग्वेज भी कहलाती है, और ये स्टेट की पावर को दर्शाती है कि हमारे पास भी ताकत है, हम डिमांड कर सकते हैं अभिषेक सर। बहुत डिटेल में बताना बच्चों, फिर आपका टाइम वो करना है, इसलिए बहुत ज्यादा अंदर डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। फिर अभिषेक सर, लैंग्वेज पॉलिसी का भी आपने दी है। हाँ दिखाते हैं बच्चों, वो भी दिखाता है कैसे अभिषेक सर। अगर कभी आप आईएएस का एग्जाम देंगे तो आपको अभिषेक सर पता होगा कि आईएएस के एग्जाम में जो जो आपका 8th शेड्यूल है, जो 22 लैंग्वेजेस जहां पे आपने मेंशन कर रखे हैं, वो 22 लैंग्वेजेस में हम अपना एग्जाम दे सकते हैं। ये इस तरह की लैंग्वेज पॉलिसी है। हमारी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है अभिषेक सर, क्या आपको पता है ये बात? सॉरी, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है बच्चों, सॉरी। ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, कहाँ है अभिषेक सर? आर्टिकल 343 क्लॉज 1 आपने देखा है अभिषेक सर? आर्टिकल 343 क्लॉज 3 देखा है अभिषेक सर आपने? तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो है अभिषेक सर, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारी पॉलिसी ऐसी है, क्यों? हमारी सभी भाषा इंपॉर्टेंट है। तो देखा है, अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। हिंदी identified as the official language. Beside Hindi, there are 21 other languages recognized as a scheduled language. कहाँ mention है? 8th schedule में mention है अभिषेक सर। By the constitution, state to have their own official language, and government work to take place in the official language of the concerned state, उस पर काम कर सकते हैं। ये दर्शाता है कि आप बच्चों फेडरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, आप स्टेट को ताकत दे रहे हैं। रिलेशन कैसा है बच्चों? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन वन वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथन इन प्रैक्टिस। जब बच्चों अगर जरूरत है थोड़ा सा स्पेस देने की स्टेट को, तो आपने दिया, फिर उसे अपनापन लगेगा, फिर आपकी तरफ मुड़ेगा वो। तो इस तरह का व्यवहार अगर रखोगे तो ऐसा है बच्चों। सपोज नो सिंगल पार्टी गेट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, द मेजॉरिटी national parties are can alliance with many parties including several regional parties to form government at the center. This lead to a new culture of the power sharing, respecting for the autonomy of the state government. हाँ अभिषेक सर कह सकते हैं। सपोज बच्चों, सपोज 543 में से 543 में से अगर इसका 50% निकालोगे बच्चों, 50% निकालोगे, तो दैट विल बी 2 2 जा 4 1 2 7 जा 14, एंड देन 1.5 अभिषेक सर, दैट कैन बी, वी कैन रफली राइट एज 272 टू फॉर्म मेजॉरिटी। सपोज किसी को मिला है बच्चों 270 मिला हुआ है, 2 सीटें कम है, तो अभिषेक सर क्या कर सकते हैं आप? मान लो किसी रीजनल पार्टी के पास वो स्ट्रेंथ है, वो नंबर है, तो आप मान लो जो 7 सीटें और हैं, तो आपने जोड़ लिया बच्चों, और 277 से अपनी सरकार बना ली। तो क्या बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी? ये अपने स्टेट के बारे में बात कर पाएगा? हाँ अभिषेक सर। तो इस तरह का फीचर आप में उपलब्ध है। तो ध्यान दो, रीजनल पार्टी की भी रिस्पेक्ट यहाँ पर बढ़ रही है। सेंटर स्टेट रिलेशन अपने आप को बार बार एडजस्ट करता रहता है। ये दर्शाता है कि हम कहीं ना कहीं सिर्फ देख रहे हैं। अभिषेक सर ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, क्या ये क्या है अभिषेक सर? तो समझना बच्चों, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। जब हमारी आजादी हुई 1947 के बाद से, तो हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया, फेडरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया, लेकिन वहां पर केवल 2 लेयर में किया, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रूप में मैंने डिवीजन किया था। समझ में आ रहा है? फिर बाद में क्या हुआ, आपने 2 संशोधन लेके आए, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992,
सेम ईयर में लेके आए। इसमें क्या हुआ अभिषेक सर, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा हो गया अभिषेक सर, बच्चों ये ट्रायंगल पूरा दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख ही रहा, इधर लिखूंगा फिर। हाँ अभिषेक सर, सेंट्रल गवर्नमेंट था ही, स्टेट गवर्नमेंट भी था ही, आपने एक लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया। लोकल गवर्नमेंट में बच्चे क्या, लोकल गवर्नमेंट में अभिषेक सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी आपने फॉर्म कर दिया, और म्यूनिसपैलिटी इन गांव, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन शहर, आपने ये भी फॉर्म कर लिया। ये समझाता है बच्चों। आपने क्या किया, सेंटर और स्टेट से बच्चों ताकत को लेके 29 सब्जेक्ट मैटर्स लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किए। ये क्या बच्चों, जो ये ट्रांसफर है, जो ये फॉर्मेशन है बच्चों, ये 2 टीयर से 3 टीयर में बनना और 29 का ट्रांसफर होना, इसी को कहते हैं बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन। दो वर्ड होते हैं बच्चों, सेंट्रलाइजेशन ताकत को केंद्रीकरण करना एक पॉइंट पे, डिसेंट्रलाइजेशन ताकत को बांटना इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, अभी पावर लिया बच्चों मैंने, और गिफ्ट किसको दिया, गिफ्ट टू द लोकल गवर्नमेंट, कैसे, 29 सब्जेक्ट मैटर्स फॉर ट्रांसफर, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल हो गया बच्चों, अगर आप सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से ताकत को लेके किसको दे रहे हैं अभिषेक सर, किसको दे रहे हैं अभिषेक सर, लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो अभिषेक सर इसी को आपने क्या टर्म दिया है, डिसेंट्रलाइजेशन टर्म दिया है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट there are large number of problem and issues which are best settled at the local level। ये तो आसान सी बात है बच्चों, मैंने हमेशा आपको सिखाया है, जिसकी समस्या अगर वही रखे हर बार बेहतर रखता है, ये मैंने आपको समझाया बच्चों। तो जब लोकल प्रॉब्लम है तो उन्हीं को सॉल्व करने दीजिए। लोकल पीपल कैन ऑल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। अब बच्चों इसी को तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, कि जहाँ पे सरकार वो चुनते ही है, साथ में सरकार के फैसलों में भी रहते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। ये समझाया मैंने बच्चों आप लोगों को। उसके बाद बच्चों ध्यान देना कि जब आप लेके आए, अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन टेक प्लेस इन 1992, अभी समझाया मैंने। 73rd भी 1992 में आया था बच्चों, और 74th भी 1992 में ही आया था। तो ये क्या बच्चों, एक मेजर स्टेप है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक थर्ड टियर ऑफ द डेमोक्रेसी मोर पावरफुल इफेक्टिवली। कैसे बच्चों, तो एक फीचर देखा बच्चों, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, सब डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो कुछ है तो बच्चों जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया वो मेंशन कर लेते हैं। नंबर 1 अभिषेक सर, नंबर फर्स्ट में क्या है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। रेगुलर समझ रहे बच्चों, हर 5 साल में गांव के इलेक्शन होने चाहिए। पहले क्या था बच्चों, मन आया तो इलेक्शन करा लिया, नहीं मन आया तो नहीं कराया, ऐसा अब नहीं चलेगा। और बच्चों इसमें ऐड करूंगा कि मान लो कि बीच में ही 3 साल बाद ही आपने सरकार गिर गई, गांव सरकार गिर गई, तो तुरंत ही आप क्या करोगे, 1 महीने के अंदर अंदर आप क्या करोगे, वापस से इलेक्शन कराओगे, रिमेनिंग 2 साल के लिए वो सरकार चलनी चाहिए, 5 साल पूरा होगा फिर उसके कंप्लीट होगा। तो मतलब क्या हो गया, मैंडेट कर दिया कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, पहला हो गया। दूसरा बच्चों, सीट आर रिजर्व इन इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन for scheduled caste, scheduled tribe and OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया। कितना सीट रिजर्व किया गया बच्चों, है ना, दैट इज डिफरेंट जगह का डिफरेंट है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, जो ये SC ST का रिजर्वेशन है वो केवल नॉर्मल पोस्ट के लिए नहीं रहेगा, नॉर्मल पोस्ट के लिए नहीं रहेगा अभिषेक सर। फिर क्या अभिषेक सर, जो हेड ऑफ द चेयर होता है उसके लिए भी ये सीटें रिजर्व रहेंगी, समझाने का ट्राई है। तो अभी आपके लिए बच्चों रिजर्व, अगर ये याद है तो रिजर्व है। और बच्चों थर्ड देखना बच्चों, महिलाओं के लिए भी एटलीस्ट 1/3 ऑफ द ऑल द पोजीशन ऑफ द आर रिजर्व फॉर वुमेन्स। बच्चों ध्यान देना कि अभिषेक सर यहाँ पे तो आपने SC ST बताया था, साथ में 1/3 सीट्स को रिजर्व किया जा रहा है, किसके लिए, महिलाओं के लिए, 1/3 सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व किया जा रहा है। अच्छा अभिषेक सर और कुछ में ऐड करेंगे, हाँ महिलाओं के लिए तो हम रिजर्व कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये महिलाएं कैटेगरी में भी फॉल करेंगी, अलग बात है। और ये महिलाएं हेड ऑफ द चेयर के लिए भी रिजर्व रहेंगी 1/3। मतलब कि अगर 3 गांव में अगर प्रधान 3 गांव है तो 2 में प्रधान अगर मेल है तो तीसरे में फीमेल ही होगी। इस तरीके से हेड ऑफ द चेयर पे भी रिजर्व किया गया है। फोर्थ पॉइंट क्या है, आपने गठन किया है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट व्हाट, पंचायत एंड म्युनिसिपल
इलेक्शंस। फोर्थ पॉइंट है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का निर्माण हुआ था। जो नहीं लिखा हुआ है बच्चों उसमें ऐड कर लेते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी निर्माण हुआ है जो कि फंड एलोकेशन में हेल्प करेगा। State government are requested to share some power and revenue with the local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. हाँ, कहा गया है कि पावर को शेयर करने के लिए, रेवेन्यू को शेयर करने के लिए, लेकिन ये शेयरिंग स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ये बच्चों मैंने 5 पॉइंट आपको सिखा दिए। ये कब आया है बच्चों? जब 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, या कह सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, तो ये 5 ताकतें लोगों को दी गई। तो क्या दी गई बच्चों? अगर कोई पूछे आप तो क्या बोलोगे, क्या हुआ ये डिसेंट्रलाइजेशन का इम्पैक्ट? तो एक तो बच्चों पहले जो चीज मैंडेट नहीं थी, इलेक्शन कराना मैंडेट नहीं था, वो मैंडेटरी हो गया है। अब SC ST और OBC के लिए सीट रिजर्व नहीं, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। तीसरा, महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व किया जा रहा है। फोर्थ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का निर्माण हुआ है। और फिफ्थ, जहां पे आप रेवेन्यू और अर्न पावर को शेयर करेंगे गांव के साथ, लेकिन ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। बस ये 5 बच्चों। अगर ये समझ में आता है बच्चों, तो पंचायती राज सिस्टम क्या है या इंस्टीट्यूशन क्या है बच्चों, तो ध्यान दो। आपके लिए बच्चों मैंने पहले से आपको समझाने के लिए मैंने कहा, अगर पंचायती राज को समझना है बच्चों तो इस ट्राइंगल को समझो पहले। तो ये ट्राइंगल क्या है अभिषेक सर? समझा रहा है कि गांव रहेंगे, गांव में इलेक्शन होंगे, कुछ गांव मिलकर अभिषेक सर ब्लॉक बनाएंगे, पंचायत समिति बनाएंगे, या ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं बच्चों, और ये ब्लॉक्स मिलके जिला बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आएंगे। ये आपने गांव की बात कर ली। ये पंचायती जो 73rd की बात कर ली, ये आपने 73rd की बात कर ली अभिषेक सर। तो क्या लिखा हुआ है? रूरल लोकल गवर्नमेंट आर पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। ईच गांव और अ ग्रुप ऑफ गांव इन अ स्टेट हैज ग्राम पंचायत। बताया बच्चों मैंने कि गांव, ये कुछ गांव और सबका समूह जो यहाँ पे पहुंचा देंगे, ये कहलाएगा बच्चों पंचायत, ग्राम पंचायत कहलाएगा। This is the council consisting of several wards, a member, often called panch, a president or sarpanch. They are directly elected by the all adults, मतलब कि जो 18 से प्लस है, लिविंग इन द गांव और वार्ड। ग्राम पंचायत इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एंटायर विलेज। गांव में जो भी फैसला लिया जाएगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल होगा। अब लिखा है बच्चों, द पंचायत वर्क अंडर द ओवर सुपरविजन ऑफ क्या बच्चों? ग्राम सभा। ऑल द वोटर इन द विलेज आर द मेंबर ऑफ इट। और लिखा है बच्चों, इट हैज टू मीट एट लीस्ट twice or thrice a year to approve the annual budget of the ग्राम पंचायत। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ग्राम सभा है, अगर इसे अलग कर ले, जो ग्राम सभा है, सभी गांव वाले मिलके उसके मेंबर होते हैं। ये 2 से 3 बार मिलते हैं एक साल में, जो कि डिसाइड करते हैं कि क्या एनुअल बजट रहेगा किसी काम के लिए, जिसे ग्राम पंचायत उस पर काम करता है। तो रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ, एट द सेम टाइम क्या काम आपने किया इसके लिए भी होता है बच्चों। वेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर, इनका ग्रुप एक साथ ले आओ, तो आप निर्माण करते हैं किसकी? पंचायत समिति की या ब्लॉक या मंडल की। जब ये सभी ग्रुप हो जाएंगे तो आप कहाँ आ गए? पंचायत समिति पे आप आ गए। द मेंबर ऑफ द पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। उन्हीं के एरिया से चुने जाते हैं बच्चों वोट करके। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, बच्चों ये सब मिलकर बच्चों डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करेंगे। कॉन्स्टिट्यूट जिला और डिस्ट्रिक्ट पंचायत परिषद। मेंबर ऑफ लोकसभा और एमएलए एंड एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं, एंड सम अदर ऑफिशियल एंड अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर द मेंबर ऑफ जिला पंचायत। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पर आपके लोकसभा के सदस्य भी रहेंगे, है ना। एट द सेम टाइम एमएलए भी यहाँ पे कुछ लोग इन्वॉल्व रहेंगे जो उस एरिया के, और कुछ ऑफिशियल भी इंक्लूड रहेंगे, सब मिलके जिला का निर्माण करेंगे। बस इतना लिखा है बच्चों, लोकल गवर्नमेंट में लिखा हुआ है। अब लास्ट टॉपिक है बच्चों आज का। लास्ट टॉपिक क्या कहता है अभिषेक सर? लास्ट टॉपिक ये कहता है कि जिस तरीके से अभी आपने समझाया था, फेडरलिज्म समझाया था कि यूनियन गवर्नमेंट रहेगी, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट रहेगी, और इस लोकल गवर्नमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया। गांव में क्या होगा? गांव में रहेगा बच्चों, अगर समझाऊं, गांव में रहेगा अभिषेक सर जिला, उससे छोटा छोटा रहेगा पंचायत समिति, उससे छोटा रहेगा ग्राम पंचायत, उससे छोटा रहेगा ग्राम सभा, ये सभी पूरे गांव वाले अडल्ट सदस्य हैं।
अगर शहरों की बात कर लेंगे तो शहरों में रहेगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल, और बच्चों सिटी काउंसिल, नगर नगर पंचायत वगैरह, जो वार्ड वार्ड कमिटी और पीपल ऑफ द वार्ड। ऐसे समझना, इतना तो आपने बच्चों ड्रिल में नहीं समझना, समझना कि ऐसा निर्माण रहता है शहर और लोकल गवर्नमेंट में भी शहर और गांवों का अलग अलग चलेगा। अब शहर की बात करते हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत शहर में फॉर्म हुआ था, उसी प्रकार से म्यूनिसपैलिटी फॉर शहर, म्यूनिसपैलिटी फॉर शहर यहां दिखा दे बच्चों। और फिर लिखा है बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बट municipality and municipal corporation are controlled by elected bodies constituent of the people representative. The municipal the municipal chairperson is the political head of the municipality। मतलब कि यहाँ पर चेयरपर्सन वर्ड यूज किया है और लिखा है इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच ऑफिस इज कॉल्ड मेयर। मतलब कि अगर आप म्यूनिसपैलिटी में बात करें तो आप चेयरपर्सन कह दे रहे हैं, शहरों में बात करें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात कर रहे हैं तो आप यहाँ मेयर कह रहे हैं। इन दोनों वर्ड का लिखा है द म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द म्यूनिसपैलिटी का हेड और मेयर इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। दो अलग वर्ड मैंने चूज किए हैं बच्चों। अब समझना बच्चों, जैसे मैं कहा आपको गांव कहा तो गांव मतलब विलेज, आप समझ गए होंगे। तो अभिषेक सर ये म्यूनिसपैलिटी म्यूनिसिपल, अगर बच्चों आपका शहर छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, वहां की आबादी 400 यू कैन से डेंसिटी की है और एग्रीकल्चर एरिया में बहुत लोग इन्वॉल्व नहीं है, 75% लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, आप शहर में आ जाएंगे। अगर आप बहुत डेवलप्ड सिटीज में से अगर पार्ट में है तो वहां पे म्यूनिसिपल एग्जाम्पल लेना है तो बहराइच मान लो जो छोटा शहर है तो उसमें म्यूनिसपैलिटी होगी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लखनऊ में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, मेट्रो सिटी में हो सकता है बच्चों। तो दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज व्हाट बच्चों, लार्ज एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। क्यों बच्चों? आपने लोगों को ताकत दी, डेमोक्रेसी ही तो है। कंडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प deepen the democracy in the world. It has increased women representation and voice। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभिषेक सर? दे विल आस्क यू कि डिसेंट्रलाइजेशन ने डेमोक्रेसी की प्रक्रिया को और बेहतर कैसे कर दिया है। तो हम समझाएंगे डेमोक्रेसी मतलब ही होता है जहां पर लोगों के पास ताकत हो, और जब आपने गांव को ताकत दी, वहां के लोगों को ताकत दी, वहां के महिलाओं को ताकत दी, तो ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब सिंपल है कि आपने डेमोक्रेसी को और डीपन कर दिया अपनी कंट्री में, ये समझाया गया है। अब बच्चों एनसीईआरटी से बच्चों दो कार्टून भी है, कई बार कार्टून आता है बच्चों। ये पिक्चर क्या दर्शाई गई है? यहाँ पे दर्शाया गया है जब इंदिरा गांधी के पास बच्चों क्या कहते हैं मेजोरिटी थी, तो सी वो डिसाइडिंग कि किस स्टेट को कितनी पावर देनी है। यहाँ पर ये दिखाया गया है, पावर एलोकेशन समझाया गया है। और समझना सेकंड में क्या दिखा है बच्चों, यहाँ पर ये समझाया गया है कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को कुर्सी बैठाई गई, कमल पकड़े हुए बच्चों उस टाइम के, है ना। और लेकिन बच्चों इनके कुर्सी पे अलग अलग पार्टी सिंबल भी बने हुए हैं अभिषेक सर, अलग अलग पार्टी सिंबल बने हैं। मतलब कि ये कुर्सी पे बैठे तो हैं, लेकिन कैसे बैठे हैं अभिषेक सर? इन्होंने उन्होंने ऐसी सरकार बनाई है जिसे अभिषेक सर क्या आप कोलिशन कहते हैं क्या? हाँ बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, कोलिशन गवर्नमेंट को दर्शाया गया है। अभिषेक सर कोलिशन गवर्नमेंट को दर्शाया गया। कोलिशन गवर्नमेंट तो होता क्या है? when two or more than two party come together to form government, that is coalition government। I will repeat, जब दो या दो से अधिक पार्टियां साथ में आती हैं सरकार बनाने के लिए, इसी को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, यहां दर्शाया गया है बच्चों। तो ये था आपका पार्ट, और बच्चों यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर बच्चों अब चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक वाइक तो आप कर ही दोगे, नहीं बच्चों तो कोई बात नहीं है। और ध्यान देना, लेकिन अगर आपको अभी भी मन हो कि अभिषेक सर मुझे एमसीक्यू सॉल्व करना है इस चैप्टर से रिलेटेड, अभिषेक सर एमसीक्यू चलो ठीक है, मुझे पीवाईक्यूज चाहिए अभिषेक सर इस चैप्टर से रिलेटेड, चलो ठीक है। तो क्या करना है बच्चों? अभिषेक सर टेलीग्राम खोलेंगे और वहां पे आपका नाम लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे SAVI SAVI, और ये लिखने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, स्टे हेल्दी।